स्टोरी टाइम वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार था। कृष्णा इस परिवार का नायक था। कृष्णा और उसकी पत्नी गीता दोनों मिलकर खेती किया करते थे और उसके दोनों बच्चे मीरा और गोपी स्कूल में पढ़ते थे। गोपी अपाहिज था, बैसाखी के सहारे चलता था। माँ, हम आ गए स्कूल से। अच्छा है, क्या हुआ? तेरे छोटे भाई का मुंह क्यों लटका हुआ है? आज स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे की बात हो रही थी और इसी बीच इसके दोस्त इसके अपाहिज होने का मजाक उड़ाने लगे। अच्छा बेटा, तू बोल, किसने तुझे क्या बोला? अभी जाकर उसके कान पकड़ती हूँ। आज तो तू उन लड़कों के कान पकड़ लेगी, लेकिन आगे क्या? क्या हर वक्त तू अपने बेटे के साथ होगी? तो इसका मतलब क्या उन लड़कों को छोड़ दूं? कृष्णा गोपी के पास गया। बेटा, तेरी जिंदगी में अक्सर ऐसे लोग आएंगे जो तेरी कमजोरी पे तेरा मजाक उड़ाएंगे। अब ये तुझ पर है कि तू उनकी बातें सुनकर उदास होगा या उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा या बस उनकी बातें अनसुनी करेगा। पर पिताजी, अगर बातें अनसुनी कर दी तो वो लोग फिर से चिढ़ाएंगे। चिढ़ाने दो, अगर उनकी बातें तुम्हें लगे ही ना तो इससे बड़ी उनकी हार नहीं होगी। गोपी बेटा, ये महत्व नहीं रखता कि लोग तेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। महत्व ये रखता है कि तू खुद के बारे में क्या सोच रहा है। जी पिताजी। कृष्णा की बात सुनकर गोपी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगले दिन कृष्णा और गीता खेतों में काम कर रहे थे। अब तक गीता मुंह फुलाए बैठी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब बोल भी दे, कब तक बात मन में रखेगी? मेरे बेटे के अपाहिज होने पर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और आप हैं कि मुझे हमेशा दबाते हैं। मेरा मन तो था कि उन लड़कों की अच्छे से पिटाई करूं मैं। बस, मार तो मैं भी सकता था उन लड़कों को, पर इससे गोपी की परेशानी का हल नहीं हो सकता है। हाँ, वो तो है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो नकली पाँव लगवा सकते हैं गोपी को, जिससे कि वो चल सकता है। हाँ, बात की थी मैंने उनसे, पर बहुत पैसे लगने वाले हैं। 20,000। हमारे तो रोज 2 वक्त के खाने की भी परेशानी है। अब भला 20,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि 20,000 रुपए जरूर हो जाएंगे। हाँ, इस बार बैंगन की फसल बोई है। अगर फसल अच्छी निकली तो कुछ पैसे तो जरूर जमा हो जाएंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छी फसल होगी। गीता और कृष्णा खेतों में बहुत मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी फसल बहुत अच्छी उगे, जिससे उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। लगभग 2 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आज उनके खेत लहलहा रहे थे। बैंगन की फसल वाकई में बहुत अच्छी हुई थी। इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, बहुत अच्छी फसल हुई है। मैंने व्यापारी को बुलवाया है, देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं। भगवान करे कि इतने पैसे मिले जिससे न सिर्फ हमारा घर चले बल्कि गोपी को नकली पाँव भी मिल जाए। उम्मीद तो यही है। कृष्णा बैगन की कटाई करने लगा और गीता घर चली गई। कुछ देर बाद व्यापारी वहाँ आया। अरे वाह, बैंगन की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी, बहुत मेहनत जो की है। लगभग कितना किलो है बैगन? 100 किलो होंगे। ठीक है, अब बाजार में बैगन 10 रुपये किलो है। 100 किलो के 1,000 रुपये। बस इतना ही? अब जो दाम बाजार में चलेगा वही दूंगा ना। ये बैगन है भाई, सोना नहीं। पर ये तो बहुत कम है। देखो भाई, अगर तुम्हें जमता नहीं है तो बोलो, वरना गांव में बैंगन बेचने वालों की कोई कमी नहीं है। कृष्णा को व्यापारी का दाम बहुत कम लग रहा था। नहीं नहीं सेठ जी, मैं किसी और को बेच दूंगा। अच्छा, ऐसे तुम्हारी मर्जी। व्यापारी वहाँ से चला गया। कृष्णा मायूस होकर घर लौटा। क्या हुआ? व्यापारी नहीं आया क्या? आया था, पर कह रहा था बैंगन बस 10 रुपये किलो का दाम देगा। क्या?
पर शहर के बाजार में तो बैंगन 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। हाँ, पर ये व्यापारी बहुत कंजूस है। गरीब किसानों का खून चूसता रहता है। गांव के कई किसान इसे इसी दाम पे बैगन देते हैं, इसीलिए वो खून चूस रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? पिताजी, आप बैंगन खुद शहर क्यों नहीं ले जाते? बेटा, उसके लिए भी पैसे लगेंगे। हमारे पास टेम्पो के भी पैसे नहीं है। तो अब क्या करोगे? कोई और व्यापारी है? नहीं है। तो क्या फायदा हुआ इतने सारे बैगन उगाकर? कुछ नहीं। पूरा परिवार मायूस हो गया। पर तभी गोपी बोल पड़ा, पिताजी, अगर हम ये बैंगन कुछ दिन और रखें तो खराब हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि हम इन बैगनों का भरता बनाकर पूरे गांव को खिलाएं। यहाँ खुद के खाने की समस्या है और तुम्हें गांव को दावत देनी है। वैसे गोपी ठीक तो कह रहा है। और गीता, तू बैगन का भरता कितना स्वादिष्ट बनाती है ना? हाँ माँ, कल बनाओ ना पूरे गांव के लिए। तुम सब पागल हो गए हो क्या? यह समस्या क्या है और तुम सब क्या बोल रहे हो? कभी कभार समस्या को भूलकर ही समस्या का समाधान होता है। तुम बनाओ बैगन का भरता पूरे गांव के लिए। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है। अगले दिन गीता और उसका पूरा परिवार बैगन का भरता बनाने में जुट गया और मीरा पूरे गांव को दावत देने चली गई। अरे काका, आज हमारे घर बैगन के भरते की दावत है, आप जरूर आना। हाँ, आऊंगा भाई। मौसी, बैगन के भरते की दावत है, जरूर आना। हाँ, आती हूँ। जब तक मीरा गांव को दावत देकर घर लौटी, तब तक बैंगन का भरता तैयार था। अरे मीरा, अब तू फटाफट रोटियां बना, गांव वाले कभी भी आते होंगे। ठीक है माँ। कृष्णा का पूरा परिवार खाना बना रहा था और कुछ ही देर में खाना तैयार था। और कुछ देर बाद गांव वाले आना शुरू हो गए। सब एक पंगत में बैठे थे। मीरा सबको बैगन का भरता और रोटी परोस रही थी। गांव वालों ने बैगन का भरता खाना शुरू किया। अरे वाह, क्या स्वाद है, मजा आ गया। हाँ दीदी, ऐसा बैगन का भरता तो पहले कभी नहीं खाया। बहुत ही स्वादिष्ट है, पर ये दावत है किस खुशी में कृष्णा? खुशी में नहीं, गम में। क्या मतलब? मैंने और मेरे परिवार ने 2 महीने मेहनत करके 100 किलो बैंगन उगाए थे, पर व्यापारी बैंगन का दाम 10 रुपये किलो दे रहा था। उससे क्या होगा? रखे रखे बैंगन खराब हो जाएंगे। इसीलिए सोचा इनका सही उपयोग करूं और कम से कम गांव वालों को एक बार स्वादिष्ट खाना खिलाऊं। सोच तो तुम्हारी बढ़िया है कृष्णा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। क्यों ना तुम सब मिलकर गांव में बैंगन का भरता ही बेचो। हाँ, बहुत बिकेगा। इतना स्वादिष्ट बैंगन का भरता तो कभी खाया ही नहीं है। क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? क्यों नहीं? चाहो तो मेरी नुक्कड़ वाली दुकान ले लो। मुझे तुमसे कोई भाड़ा वाड़ा नहीं चाहिए। जब तुम्हारी कमाई अच्छी हो तो जो तुमसे बन सके वो दे देना। ये सुनकर कृष्णा अपने परिवार की ओर देखने लगा। एक नई उम्मीद की किरण जगी थी। 2 दिन बाद कृष्णा और उसके परिवार ने मुखिया जी की दुकान में अपना बैगन के भरते का ढाबा खोल लिया। 1 प्लेट बैंगन का भरता देना। ये लीजिए भैया। पहले ही दिन से उनका ढाबा चल पड़ा। लगभग 1 महीने में ही उन लोगों ने 10,000 रुपए कमा लिए थे। कृष्णा और उसका परिवार बहुत खुश था, लेकिन उनकी खुशी कल्लू से देखी नहीं गई। कृष्णा के ढाबे की वजह से उसका होटल ठप हो गया था। इसलिए कल्लू ने आधी रात को कृष्णा के ढाबे में चोरी की और सारे पैसे लेकर भाग गया। अगली सुबह जब गीता और कृष्णा ने ये देखा तो वो दंग रह गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। पर फिर कृष्णा के बेटे गोपी को एक सुराग मिला। उसे एक चाबी मिली। पिताजी, ये चाबी जिस किसी की भी होगी, उसने ही हमारे ढाबे में चोरी की है।
कृष्णा ने वो चाबी मुखिया जी को दिखाई। शायद मैं जानता हूँ ये कौन है, चलो मेरे साथ। मुखिया जी सारे गांव वालों को कल्लू के होटल ले गए और उस चाबी से कल्लू के होटल का ताला खुल गया। मतलब कल्लू ने मेरी दुकान में चोरी की? हाँ। गांव वाले कल्लू को पकड़ लाए और सबने मिलकर उसे बहुत पीटा और तब कल्लू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मेरा होटल बंद होने पे आ गया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तुझे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं सारे पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है, इस बार तो तुझे छोड़ रहे हैं, अगली बार इस गांव में दिखा तो तू हवालात में होगा। पैसे वापस मिल गए और कल्लू का होटल बंद हो गया और अब कृष्णा के ढाबे पर ज्यादा ग्राहक आने लगे। 4 महीने बाद ही कृष्णा ने 20,000 रुपए इकट्ठा कर लिए और अपने बेटे गोपी को नकली पाँव भी लगवा दिया। अब गोपी बिना बैसाखी के चल सकता था। अब क्यों रो रही है? ये तो खुशी के आंसू है जी। डगमगाते ही सही, पर अब कृष्णा के परिवार की गाड़ी पटरी पर आ रही थी। उम्मीद है कि अब उनके साथ सिर्फ अच्छा ही होगा। केशवपुर गांव का रहने वाला कमलेश बहुत ही गरीब किसान था। उसकी पत्नी और 2 बेटियों की जिम्मेदारी उसी पर थी। घर का खर्चा चलाने के लिए वो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती किया करता था, लेकिन खेती में उसकी आमदनी कम और लागत ज्यादा लगती थी, जिसके कारण उसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। एक रोज उसकी पत्नी कविता कहती है, सुनिए जी, खेती करने से तो कोई फायदा नहीं हो रहा, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? कविता, सब्र रखो, सब ठीक होगा। और वैसे भी मुझे खेती के अलावा और कोई काम कहाँ आता है। और तुम देखना, इस बार मैं अपने खेत में गेहूं चावल की जगह फूल गोभी की खेती करूँगा। फूल गोभी की खेती? पर क्यों? अचानक अनाज छोड़कर आप सब्जी की फसल क्यों उगाना चाहते हैं? क्योंकि मंडी में फूल गोभी के भाव बढ़े हुए हैं, इसीलिए फूल गोभी की खेती करना हमारे लिए फायदेमंद होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है जी। ठीक है, फिर अब से फूल गोभी की खेती करने में मैं भी आपकी मदद करूंगी। कमलेश इस बार अपने खेत में फूल गोभी की खेती करने के लिए गांव के एक सेठ से पैसे उधार लेता है और बहुत मेहनत करके अपने खेत में फूल गोभी की फसल उगाता है। लेकिन फूल गोभी तैयार होने से पहले ही उसमें कीड़े लग जाते हैं और देखते ही देखते सारी फूल गोभी की फसल बर्बाद हो जाती है। अपनी बर्बाद फसल को देखकर कमलेश बहुत दुखी और निराश हो जाता है। हे भगवान, सारी फूल गोभी की फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? इसके लिए मैंने इतना कर्जा लिया था, उसे कैसे चुकाऊंगा? मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अजी शांत हो जाइए, अब होने को कौन टाल सकता है? पापा, पापा, आप दुखी मत हो। हाँ पापा, आप दुखी मत हो, घर चलो ना पापा। चंदा और मीना अपने पिता के आंसू पोंछती हैं। रात के समय कमलेश के घर में अन्न का एक दाना नहीं था। इसी तरह कविता अपनी दोनों बेटियों को सुला देती है और कुछ देर में उसकी भी आंख लग जाती है। आधी रात के समय अपनी पत्नी और बेटियों को कमलेश आखिरी बार देखते हुए घर से बाहर निकल गए। रात के अंधेरे में गांव की नदी पर जाकर छलांग लगाते हुए खुद को खत्म कर लेता है। सुबह जब कविता की आंख खुलती है तो कमलेश उसे अपने बिस्तर पर नहीं मिलती। जैसे ही वो घर के बाहर जाती है तो गांव में रहने वाला गुल्लू भागते हुए वहाँ आता है। कविता भाभी, गांव की नदी के किनारे कमलेश भैया की लाश मिली है। क्या? कविता भागते हुए गांव की नदी के पास पहुंचती है और उसके पीछे उसकी बेटियां भी आती है। कमलेश की लाश को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये आपने क्या किया? अब हमारा क्या होगा? आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते जी। बाबा, बाबा उठो ना बाबा। माँ, पापा
पापा ऐसे भीगे हुए क्यों हैं? इन्हें बोलो ना, उठे बाबा। कमलेश के आत्महत्या करने के बाद तो जैसे कविता की दुनिया ही उजड़ गई थी और अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उसी पर थी। साथ ही कर्जदार भी उसे परेशान करने लगे थे। अब वो अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी और घर का खर्चा चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। समय बीतता है, धीरे धीरे कविता की दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। अपनी माँ की मदद करने के लिए वो अपनी माँ के साथ सेठ के घर पर काम करने लगती है। एक रोज घर की सफाई करते हुए चंदा टीवी देखने लगती है तो सेठानी उसे आकर टोकती है। अरे क्यों री, यहाँ काम करने आई है या टीवी को निहारने? क्यों मेरा फालतू का बिजली का बिल फूक रही है? माफ करना सेठानी जी, टीवी चल रहा था तो बस नजर चली गई और तू बैठ गई अपना मनोरंजन करने। कविता, अरे ओ कविता। सेठानी के बुलाने पर कविता रसोई से जल्दी ही बाहर आती है तो सेठानी दोनों माँ बेटी को सुनाती है। दोनों सर झुकाए सेठानी की सारी खरी खोटी सुनते हैं पर पलटकर जवाब नहीं देते। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है तो चंदा दरवाजा खोलती है और बाहर सामान लिए सेठानी का बेटा खड़ा था जो शहर से वापस आया था और चंदा को देखते ही उसकी नजर चंदा पर टिक जाती है। जी आप कौन? किससे मिला है आपको? अरे नास बेटी, ये तेरी छोटी सीट है, चल परे हट। मेरे लाल कैसा है तू? कितने दिनों बाद शहर से लौटा है? माँ मैं ठीक हूँ, बड़ी प्यास लगी है, पहले पानी पिला दो। हाय हाय निकम्मी, खड़ी क्यों है? जा ठंडा पानी ला। जी सेठानी जी, अभी लाई। चंदा रसोई की ओर जा रही थी पर तब भी पंकज की नजर चंदा को ही घूरती है। शाम को कविता और चंदा अपने घर में लौटते हैं जहाँ मीना खाना बना रही थी और चूल्हे से उसका हाथ जल जाता है। हे भगवान, जला लिया ना तूने अपना हाथ, चल डॉक्टर के पास। माँ मैं ठीक हूँ, खाना बनाते हुए थोड़ा बहुत तो होता है ये सब, आप चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाकर क्यों बेकार का खर्चा करना। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी हो गई है, एक पैसा खर्च करने से पहले भी सोचना पड़ता है। तू ठंडे पानी से हाथ धो ले, जा खाना मैं बना लेती हूँ। नहीं माँ, आप और दीदी तो अभी थक कर आए हो, फिर चूल्हे चौकी में लग जाओगे, रहने दो मैं कर लेती हूँ, बस रोटी ही तो पकानी है। कुछ ही दिन में तीनों माँ बेटी मिलकर खाना खाते हैं और अगले दिन कविता अपनी बेटी के साथ सेठानी के घर काम पर पहुँच जाती है। चंदा अपने कामों में लगी होती है। वहीं सेठानी का बेटा पंकज उसके आसपास ही बैठा रहता है और उसे घंटों घूरकर देखता है। चंदा को उसकी नजर कुछ ठीक नहीं लगती, इसीलिए वो अगले दिन तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर काम पर नहीं जाती। पंकज को सुबह की चाय देने के लिए चंदा की जगह जब कविता आती है तो पंकज कहता है, अरे तुम चाय लेकर क्यों आई हो? तुम्हारी बेटी, मेरा मतलब चंदा कहाँ है? छोटे सेठ जी, वो बात ऐसी है कि मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो आज काम पर नहीं आई। अचानक क्या हो गया तेरी बेटी को? सच में बीमार है या काम न करना पड़े इसीलिए बहाना बनाकर घर बैठ गई? नहीं सेठानी जी, आप तो जानती हैं मेरी चंदा कितनी मेहनती है, वो कभी बिना बात के छुट्टी नहीं करती। ठीक है जा जा नाश्ते की तैयारी कर, तेरे सेठ उठ गए। ठीक है सेठानी जी। अगले दिन ना चाहते हुए भी चंदा को काम पर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो काम पर नहीं जाती तो उसकी छोटी बहन को उसकी माँ के साथ जाना पड़ता और वो नहीं चाहती थी कि उसके रहते हुए उसकी छोटी बहन काम करे। वो सेठानी के कमरे में सफाई कर रही होती है पर तभी पंकज आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। अरे घबरा क्यों रही हो? मैंने तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ा है और दूर क्यों जा रही हो? मेरे करीब तो आओ। चंदा घबराई हुई थी, तभी पंकज उसके और करीब आकर जबरदस्ती करने लगता है तो चंदा उसे धक्का दे देती है जिससे कि वो टेबल से टकरा जाता है और टेबल पर रखा फूलदान जमीन पर गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ सेठानी और कविता आ जाती है तो चंदा रोते हुए कविता के गले लग जाती है। क्या हुआ चंदा, तू रो क्यों रही है? हे भगवान, इतना महंगा फूलदान तोड़ दिया, नास पीटी।
बेटा तू तो ठीक है ना, तुझे कहीं लगी तो नहीं? नहीं माँ, मैं तो ठीक हूँ। वो तो सेठानी जी, आपके बेटे ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। माँ, मैं सच कह रही हूँ। ए लड़की, क्या बकवास कर रही है तू? ये मेरे बेटे पर गलत इल्जाम लगा रही है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। क्यों पंकज? इससे पहले कि पंकज कुछ कहता, तभी वहाँ सेठ आ जाते हैं और पंकज के पसीने छूटने लगते हैं। मैं सच कह रही हूँ सेठ जी, इसीलिए ही मैंने उन्हें धक्का भी दिया। सेठानी, सेठ जी, मेरी बेटी इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। अरे ये सब क्या हो रहा है आखिर? अपने पति के वहाँ से जाने के साथ अपने बेटे की चुप्पी देखकर सेठानी समझ जाती है कि चंदा जो कुछ कह रही है वो सच है, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो सेठानी चंदा पर ही चोरी का इल्जाम लगा दी। अरे चुप करने कम्मी, एक तो कमरे में आकर चोरी करती है, ऊपर से मेरे ही बेटी पर गलत इल्जाम लगा रही है। चोरी नहीं सेठानी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। आप क्यों झूठ बोल रही हैं? झूठ तो ये बोल रही है पिताजी। ये माँ के कमरे में चोरी करने गई थी। जब मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो ये उल्टा मुझ पर ही गलत इल्जाम लगा रही है। देखा जी, अब क्या हमारा बेटा हमसे झूठ बोलेगा? मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे घर में काम करने वाली तुम माँ बेटी ऐसी हरकत करोगी। सेठ जी, हमने कुछ गलत नहीं किया। मेरी बेटी ने कोई चोरी नहीं की है। हमारी बात का विश्वास कीजिए। इसका फैसला तो अब पंचायत में होगा। इस मामले को सेठ गांव की पंचायत में लेकर जाता है, जहां सभी सेठ के परिवार का समर्थन करते हैं और सजा के तौर पर कविता और उसकी 2 बेटियों को गांव से निकाल दिया जाता है। मजबूर कविता अपनी बेटियों के साथ दूसरे गांव में जाकर रहने लगती है, जहां वो घर चलाने के लिए अपनी बेटियों के साथ एक चाइनीज ढाबे पर काम करने लगती है। तीनों ही पूरी मेहनत से ढाबे पर काम किया करती। कविता ढाबे पर आए लोगों को खाना परोसती, तो वहीं उसकी दोनों बेटी खाना बनाती और बर्तन साफ करने का काम करती। रोज चाइनीज खाने को बनता हुआ देखकर मीना ढाबे पर मंचूरियन बनाना अच्छे से सीख जाती। सब ठीक चल रहा था, लेकिन ढाबे के मालिक की नजर कविता की दोनों बेटियों के प्रति कुछ ठीक नहीं थी। एक बार मेरी चंदा के साथ जो हुआ, उसे मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ फिर से नहीं होने दे सकती। इस काम से ज्यादा मुझे मेरी बेटियों की फिक्र है। अपनी बेटियों की सुरक्षा के चलते कविता उस ढाबे से अपनी पगार लेकर काम छोड़ देती है और अपनी सालों की जमा पूंजी से एक खेत खरीदती है, जिसमें वो अपनी बेटियों के साथ मिलकर फूल गोभी की खेती करती है। अच्छी फसल होने पर वो कुछ फसल मंडी में अच्छे दामों पर बेच देती है, तो वहीं कुछ फूल गोभियों से मीना चाइनीज मंचूरियन बनाती है और अपनी माँ और बहन को खिलाती है। ये तो बहुत ही अच्छे मंचूरियन बनाए हैं तूने मीना। हाँ बेटी, ये बहुत स्वादिष्ट है। माँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं मंचूरियन बनाकर बेचना शुरू कर दूं। ये तो अच्छा विचार है, मैं भी इसमें तेरी मदद करूंगी। अब एक तरफ वो फूल गोभी की खेती किया करती, तो वहीं दूसरी तरफ मीना और चंदा मंचूरियन बनाकर बेचने लगते हैं, लोगों को और बहन को खिलाती है। ये तो बहुत ही अच्छे मंचूरियन बनाए हैं तूने मीना। हाँ बेटी, ये बहुत स्वादिष्ट है। माँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं मंचूरियन बनाकर बेचना शुरू कर दूं। ये तो अच्छा विचार है, मैं भी इसमें तेरी मदद करूंगी। अब एक तरफ वो फूल गोभी की खेती किया करती, तो वहीं दूसरी तरफ मीना और चंदा मंचूरियन बनाकर बेचने लगते हैं। मंचूरियन बहुत पसंद आते हैं और धीरे धीरे फूल गोभी की खेती और मंचूरियन बेचकर वो अच्छी खासी कमाई करने लगते हैं, जिससे और कुछ समय बाद ही एक अच्छा सा घर खरीदते हैं, साथ ही मंचूरियन की दुकान भी बड़ी कर लेते हैं। इस तरह तीनों माँ बेटी अपनी मेहनत और कड़े संघर्ष से अपनी आर्थिक स्थिति को पटरी पर ले आते हैं और एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।